हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल व्हील्स ट्यूबर। तो आज हम लोग ओनरशिप रिव्यू और ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे इंडिया का मोस्ट सेलिंग प्रॉपर एसयूवी का, जिसको कहा जाता है द बिग डैडी ऑफ एसयूवी। तो आपको गाड़ी जो है ना, साइज में देखकर पता ही चल जाएगा। वो बाकी गाड़ियों को देखो और इस गाड़ी को देखो, सो इट्स लुकिंग लाइक ए बीस्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्कॉर्पियो एन है। ठीक है, तो इसका लेंगे ओनरशिप रिव्यू। मेरे साथ है आज विनीत भाई, और विनीत भाई अपना ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस बताएंगे। हेलो। तो विनीत, पहले ये बताओ गाड़ी आपने कब लिया है और कितने में लिया है, और एग्जैक्ट कौन सी वेरिएंट लिया है आपने स्कॉर्पियो की? हेलो हाय। मुझे गाड़ी लिए अराउंड 4 मंथ्स हो गए हैं एंड लास्ट ईयर ही लिया था मैंने अराउंड सितंबर में। एंड द मॉडल इज़ टॉप मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल Z8L लग्जरी। इसमें इसके ऊपर वाला भी टॉप आता है बट दैट इज़ 4x4। तो मैंने उस नॉर्मल वाला टॉप मॉडल लिया हुआ है। ऑन रोड आपका कितना पड़ा है? ऑन रोड अराउंड ये सब मिला के 27.5 जाएगा मुंबई। अच्छा, मुंबई में ना आपने Correct. महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र कराया। का रजिस्ट्रेशन। अगर दूसरे जगह से लोग लेते हैं तो थोड़ा बहुत सस्ता तो 1 पड़ लाख के जाएगा। अराउंड 1 to 2 lakhs का डिफरेंस पड़ जाता है। हाँ, तो गाड़ी का हम लोग एक बार देख लेते हैं बाहर से। तो फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा की एक फ्लैगशिप कार है जिसकी हर महीने का जो सेल है ना, इंक्लूडिंग स्कॉर्पियो एन एंड क्लासिक बोथ, मोर देन 12,000 है ऑन एन एवरेज। तो आप सिंपली सोच सकते हैं कि इस गाड़ी की कितनी क्रेज है मार्केट में। अच्छी रोड प्रेजेंस है, लॉट ऑफ गुड फीचर्स एंड रियर व्हील ड्राइव के साथ कस्टमर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस है। तो अभी हम लोग ड्राइविंग करते हुए बात करेंगे बाकी जो विनीत भाई की ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो विनीत भाई, ये बताओ कि अभी तक आप लॉन्ग ड्राइव में गए हो कि नहीं? हाँ, गया हूँ, अभी 2 बार जाके आ चुका हूँ अच्छा, रिसेंटली। और Around- एक्सपीरियंस कैसा रहा हिली एरिया में और नॉर्मल हाईवेज वगैरह में? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बीइंग ये क्योंकि प्रॉपर एसयूवी है हम्म तो इसमें बिल्कुल भी मतलब सस्पेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और पावर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर ये जैसे डीजल ऑटोमेटिक है तो काफ़ी कंफर्टेबल है। एक तो ऑटोमेटिक है, दूसरा डीजल है तो इसमें ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क है। हॉर्स पावर भी है, 2200 सीसी की है, अराउंड 400 Nm टॉर्क है और करीब 172 bhp है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्पेशली जो बाकी जो इससे इस सेगमेंट में कार्स होती हैं उनमें एक प्रॉब्लम आता है कि ऑटोमेटिक में उतना पिकअप नहीं ले पाती है हिली एरियाज में। तो इसमें खासकर इस बार मुझे पहली बार, जो मेरे पास पहले भी ऑटोमेटिक थी तो उनमें ये प्रॉब्लम आती थी कि आई हैव टू स्विच ऑफ द एसी वाइल गोइंग अप हिल। तो इसमें इस बार तो प्रॉब्लम नहीं आई। ये मेरा एक अच्छा मतलब एडवांटेज रहा। हाँ, तो गाड़ी तो मतलब बहुत दमदार है जैसे बहुत। कि आपने सुना। तो आपका भी माइलेज कितना मिल रहा है हाईवेज में, और ऑफिस जाते हुए सिटी ड्राइविंग में कितना माइलेज है? तो सिटी में जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा अराउंड ये 4637 किलोमीटर चल गई है। एंड अभी तक इसका मोस्टली सिटीज़ में चलती है तो अराउंड 12 का एवरेज है, जो यहाँ पे भी दिख जाएगा। और तो काफ़ी अच्छा एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसके हिसाब से। और सिटी में मोस्टली अगर आप इसको जिप मोड में चलाओगे तो यू विल गेट द एवरेज अराउंड 10 to 12 विथ एसी विथ ट्रैफिक। हम्म। तो इतना मतलब पावरफुल गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में इससे ज़्यादा माइलेज आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक कहना चाहूँगा कि काफ़ी डिसेंट माइलेज है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी बड़ी बड़ी ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार मुझे माइलेज नहीं दे रही है गाड़ी। तो पहले से ही आप जैसे गाड़ी लेते हो, उसका गाड़ी का आप इंजन स्पेसिफिकेशंस देखो और गाड़ी किस लिए बनाया गया है उसका आपका यूटिलाइजेशन देखो, उसके बाद आप गाड़ी लो। तो माइलेज को लेके अगर आप बड़ी गाड़ी ले रहे हो ना, और आप अगर पैसा इन्वेस्ट करके गाड़ी ले रहे हो, देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट माइलेज। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को मैंने देखा महिंद्रा की गाड़ी जैसे एक्सयूवी 700 है, स्कॉर्पियो एन है, थार लेते हैं, तो क्योंकि Mileage लोगों को के लिए अच्छा रोते हैं। लगता है ना, मतलब Power गाड़ी, मिलता है। हाँ ओवरऑल गाड़ी पावरफुल गाड़ी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो लोग ले लेते हैं, उसके बाद लोग रोते हैं। तो आपको ऐसे गाड़ी लेने के बाद ना माइलेज के लिए नहीं रोना है, क्योंकि इफ यू आर बाइंग दिस काइंड ऑफ कार्स देन यू शुड एक्सपेक्ट कि ये गाड़ी जो है ना पावर के लिए बनाई गई है, रोड प्रेजेंस के लिए बनाई गई है, नॉट फॉर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ फ्यूल सिटी में तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको माइलेज चाहिए गाड़ी तो मारुति की गाड़ी ले लो, 10 लाख के नीचे कोई भी गाड़ी ले लो, आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे सुनते हैं ना कि बहुत बार सोशल मीडिया में स्पेशली मैं देखता रहता हूँ, और मैंने काफी सारे फ्रेंड से भी सुना कि महिंद्रा का गाड़ी लेने के बाद लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आती रहती है। आपको ऐसा कुछ हुआ है, कुछ मिला है अभी तक? अभी तक तो नहीं आया, बस 1-2 बार आया, मतलब हम्म। फर्स्ट टाइम ही आया था। ये ऑटोमेटिक मोड पे थी एंड समहाउ इसका एक ट्रांसमिशन मेल फंक्शन आया था शुरू में, बट वो ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट्स के लिए ही आया था। देन मैंने गाड़ी रीस्टार्ट की तो वो ऑलमोस्ट सही हो गया। और दूसरी बार एक एसी का कंट्रोल का आया था, तो देन आई अगेन चेक डाउन रीसेट किया, तो मतलब कार रीस्टार्ट किया तो वो रेक्टिफाई हो गया।
तो ऐसा कोई अभी तक मेजर प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों बार ही आपका रॉन्ग सिग्नल था। रॉन्ग सिग्नल था, और आई ऑल्सो चेक द लॉग्स, तो उसमें जो सेटिंग्स पे लॉग्स आ जाते हैं तो हाँ। उसमें भी ऐसा कुछ एरर लॉग्स नहीं थे। तो आपको महिंद्रा के सपोर्ट का इसके साथ बात करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, नहीं, आपने नहीं, आप ही सुधर लिया। yes। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने शायद एक दो बार तो करा लिया होगा ना सर्विस, एक बार तो करा लिया होगा सर्विस। हम्म। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है और मतलब टाइमली सर्विस करके देते हैं कि नहीं, ओवरऑल आपको मतलब बाकी तो ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है ना धीरे धीरे आपका और रीच होता जाएगा, बट अभी इनिशियल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे पास पहले भी महिंद्रा की गाड़ी थी XUV 300, तो 5 इयर्स का महिंद्रा से ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना कस्टमर है। काफी पुराना कस्टमर हूँ। तो एंड बीइंग महिंद्रा आप दोबारा शायद नहीं लोगे दूसरी गाड़ी, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और चूंकि आपके घर के आसपास भी रहते हैं तो पिकअप ड्रॉप काफी अच्छा है, एंड सर्विस भी काफी अच्छी है। इनिशियली बहुत पहले 5-6 साल पहले जब न्यू कार्स लॉन्च हुई थी तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट सिंस लास्ट 3-4 इयर्स काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो विनीत भाई के लिए जो एक क्वेश्चन है ना बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है, इसलिए कि विनीत भाई ने ऑलरेडी 5 साल महिंद्रा का 300 अपने ड्राइव किया था, 5 साल, वो भी आपका डीजल में मॉडल था, फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक था। ठीक है, तो ऑलरेडी उन्होंने ड्राइव किया है, तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस अच्छा है बोल के दोबारा महिंद्रा का गाड़ी लिया है। एग्जैक्टली। अगर कोई नया बंदा फंस जाता होगा और अगर कोई बंदा महिंद्रा का गाड़ी अपग्रेड करके दोबारा ले रहा है तो इसका मतलब है उनको तो डेफिनेटली एटलीस्ट मुंबई में हम लोग बोल सकते हैं कि सर्विस अच्छा है। सर्विस मुंबई में अच्छा है, बाकी सिटीज में क्योंकि थोड़ा दूर दूर है और उतने सर्विस सेंटर नहीं है जो वो एक्चुअली काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रॉब्लम है। और मुंबई में मैंने ये चीज देखा कि मुंबई है ना, मतलब कार ओनर्स के लिए बहुत ही हैप्पी प्लेस है। आप कोई भी ब्रांड का ले लो, अनटिल एंड अनलेस अगर पार्ट का कोई शॉर्टेज नहीं हो रहा है, सारी चीज आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है, मोस्टली आपका ओवरऑल जो है ना ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग, ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे ये चीज अच्छा लगता है। दूसरी चीज है कि गाड़ी का एसी का परफॉर्मेंस कैसा है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, आप बताओ। हाँ, महिंद्रा का एक मतलब एक अच्छा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ एसी, जो मैं बाकी कार्स में, क्योंकि मेरे पास उससे भी पहले Hyundai की थी, तो मे भी इस सेगमेंट में ये है कि इसका एसी काफ़ी पावरफुल है। अगर आप देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 फैन के उसमें ही रेंज में ये पूरे तीनों रोज को ये ऑलमोस्ट कूल कर देता है, तो सेकंड रो में उतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है एसी ऑन करने की। एक ये शुरू से एडवांटेज रहा है। अगर सेम सेगमेंट में किसी और कार में जाओगे मे बी इनका एसी काफ़ी पावरफुल है। सेकंड, इस टॉप मॉडल में क्या है कि ये स्पीकर्स इसमें 12 स्पीकर्स है सोनी के, तो सोनी के जो 12 स्पीकर्स हैं इसमें ये एडवांटेज, और काफ़ी अच्छा म्यूजिक है जो भी हम लोग आपको सुनाएंगे। बाकी इसके अगर लोअर मॉडल्स में जाएंगे तो 12 स्पीकर्स नहीं है, और शायद सोनी के भी नहीं है, और उसके भी अगर टॉप मॉडल शायद 4x4 में जाते हैं तो हार्मन कार्डन के है, तो वो और भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस देता है। तो 4 to 5 मंथ्स में गाड़ी, मतलब गाड़ी में कुछ भी आपको ऐसा लगा कि ये थोड़ा बेटर हो सकता था इस कार में, मतलब कुछ भी? हाँ, एक चीज बेटर हो सकती थी, क्योंकि देखिए जैसे एक तो पहला कि इसमें सनरूफ इनको फुल फ्लेश देना चाहिए था टॉप मॉडल पे, क्योंकि सनरूफ काफी छोटा है। आई एग्री, और इतनी बड़ी गाड़ी है, तो ऑलमोस्ट दूसरी, तो इसका टॉप मॉडल में है क्या? नहीं, ये दिस इज द टॉप मॉडल, दिस इज द टॉप मॉडल 4x4 अगर नहीं, जस्ट 4x4 नहीं है, बाकी 4x4 में सिर्फ यहाँ पे वो बाकी मोड्स चेंज हो जाते हैं, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। एक डिसएडवांटेज तो ये सनरूफ बड़ा देना चाहिए था टॉप मॉडल पे। सेकंड जो है कि थर्ड रो का एक डिसएडवांटेज है कि बूट स्पेस बहुत ही कम है। मतलब हो सकता है कि इसको इन्होंने काफी सीट्स के बीच में इतना ज्यादा गैप कर दिया है, मतलब वो अच्छा है लेग रूम के लिए, बट इतना थोड़ा सा कम कर सकते थे मिडिल सीट को, तो वहां पे फिर थर्ड रो के पास थोड़ा सा बूट स्पेस बढ़ जाता है, विच आई गेस कि दूसरी कार्स में इस सेगमेंट में थोड़ा सा है एडवांटेज, 100 लीटर्स के आसपास एक्स्ट्रा होगा। हाँ, और एक चीज मुझे लगता है शायद विनीत भाई को भी लगता होगा कि जैसे XUV 700 में उनका 5 सीटर का ऑप्शन है, अगर किसी को 7 सीटर नहीं चाहिए तो स्कॉर्पियो एन में वो लोग 5 सीटर का ऑप्शन दे सकते हैं। ऐसे एक दो फ्रेंड्स ने और एक्सपीरियंस किया, इन्होंने थर्ड सीट को ही रिमूव कर दिया है, घर में सोफा जैसा यूज भी करते हैं। यस तो मतलब हाँ, मतलब ये कहने का मतलब कैप्टन सीट का भी ऑप्शन देना चाहिए था। हाँ, मतलब उनको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेबल रखना चाहिए था यूजर्स को जैसे चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ना जो छोटी फैमिली है, बूट स्पेस चाहिए, पावरफुल गाड़ी चाहिए, तो उनके हिसाब से हाँ आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है थर्ड रो का आप फोल्ड कर दो, आपका बूट स्पेस मिल जाएगा, बट स्टिल जहाँ पे आप यूज ही नहीं करोगे, आपको लगता है आपको क्यों जरूरत है, आपको फोल्ड ही क्यों करना है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप विदाउट थर्ड रो आप लो गाड़ी, आपको बेटर बूट स्पेस मिलेगा। तो जैसे मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम फोल्ड करके हाँ। और दूसरी चीज है कि जैसे विनीत ने बताया कि कैप्टन जो कैप्टन सीट है अभी भी, लेकिन वो 6 सीटर में है, जैसे थर्ड रो अगर हटाते हैं और सिर्फ कैप्टन सीट भी किसी को लेना है, अच्छा, प्रॉपर 4 सीटर का ऑप्शन,
अच्छा, मतलब थर्ड रो रहेगा और कैप्टन सीट के साथ 6 आएगा। सीटर ये लोग जनरली देते नहीं है, अच्छा और बहुत ही आई गेस नीड टू मेक होता है, अच्छा, हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर को चाहिए तो वो मिल जाता है, थोड़ा अभी डिलीवरी टाइम रिसेंटली ज्यादा आया होगा। उसका, हाँ। 1-2 साल। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मतलब बहुत लोगों का जो मेजर जो मैं बोलूंगा खराब एक्सपीरियंस रहता है ना महिंद्रा के साथ, वो है कि गाड़ी बुक करने के बाद और लोग 5-5 6-6 महीना वेट करते हाँ, हैं, ये और ये जो सेल्स वाले हैं वो लोग ना रेस्पॉन्ड भी नहीं करते नहीं सही करते से। हैं। तो आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? नहीं ये था एक्चुअली, क्या है कि अगर आप न्यू कार लेंगे, जैसे मैं 300 जब लिया था न्यू कार, तो जो कोई भी न्यू कार लॉन्च है महिंद्रा की, तो इट हैज ए वेटिंग टाइम, जैसे अभी 3XO के साथ है थ्री उनका। एक्सो के साथ। लेकिन अगर स्कॉर्पियो जैसे 3 इयर्स हो गया आएंगे, हम्म, तो बेसिकली अगर आप किसी भी गाड़ी का टॉप मॉडल लेते हैं महिंद्रा में, तो वो इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि टॉप मॉडल इनका जनरली कई बार मोस्ट सेलिंग भी हो जाता है, और वो लोग रेडी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जितने भी अभी यहाँ 3 से 4 डीलर्स के पास गया था, तो उन्होंने यही बोला था कि आपको 3 से 4 महीना लगेगा, बट मेरे को मतलब यकीन नहीं हुआ, ओनली मेरे को 1 मंथ में ही मिल गया। इट वॉज ए सरप्राइज फॉर मी। ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि 1 मंथ में मिल गया। वीरेंद्र भाई को स्कॉर्पियो मिल गई 30 डेज में। बेसिकली हो सकता है कि मैंने टॉप मॉडल लिया इसलिए, हाँ, हो सकता है कि टॉप हाँ। मॉडल शायद कुछ कम लोग लेते होंगे, बहुत कम लोग इससे लेते एक हैं। हाँ। सेगमेंट नीचे और जनरली लोग- वो उनका रेडी रहता है हाँ रेडी रहता है, तो एकदम। इसलिए- अगर बीच का आप मॉडल लोगे, वो भी कहीं ऑटोमेटिक में जाओगे, थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। कि मुझे पर्सनली ना कि XUV 700 मुझे ज़्यादा पसंद है, और सबके अपने अपने पसंद है। और अगर आप मार्केट में देखोगे तो स्कॉर्पियन ज़्यादा बिकती है XUV 700 से। ऑलमोस्ट 13,000 यूनिट हाँ 13,000 इंक्लूडिंग स्कॉर्पियो क्लासिक। हाँ, बट दोनों। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा सेल्स इस फिगर है, सेगमेंट में। इस सेगमेंट में बहुत अच्छे सेल्स फिगर है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि XUV 700 क्यों नहीं लिया? ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आई थिंक 1.5-2 लाख का डिफरेंस Same है, price है, ऑलमोस्ट same ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। मतलब कोई बंदा 27-28 लाख खर्चा कर टॉप रहा मॉडल है, लेने वो जा रहे हैं 30 तो लाख में ऑलमोस्ट कर 2 सकता लाख है। का ही डिफरेंस है। हाँ, मतलब कोई बंदा अगर 28 लाख खर्चा करे तो 30 लाख भी कर सकता है, इसके लिए कोई इशू है नहीं। तो आप ये बताओ कि आपने क्यों चूज किया ये गाड़ी ऑन टॉप ऑफ XUV 700? ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं पहले तो ये दोनों गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब महिंद्रा ने 2 अलग अलग या 3 अलग अलग सेगमेंट बनाए, एक एक्सयूवी सीरीज बनाई है, एक स्कॉर्पियो सीरीज बना रही है, और एक थार सीरीज बनाई है। तीनों के यूज केस भी अलग अलग है। पहले मेरे पास ऑलरेडी एक्सयूवी थी। उसका जस्ट अगर मुझे मेरा अपग्रेड करने का पर्सनल रीजन था कि मुझे पर्सनल है कि मेरी चॉइस है कि मुझे थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए, सिटिंग पोजीशन ज़्यादा अच्छी चाहिए, जिसमें थोड़ा सा आपको अच्छा व्यू मिलेगी वो। तो वो जब मैंने दोनों को चलाया, दोनों को चेक किया, तो स्कॉर्पियो में वो एक एडवांटेज है कि आपको काफ़ी अच्छा सिटिंग पोजीशन मिलता है, जो कि एक्सयूवी 700 में उतना नहीं मिलता है, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो कार और कूपे डिज़ाइन पे है, और ये ऑलमोस्ट बॉक्स डिज़ाइन पे बनी हुई है। तो एक एडवांटेज ये है। दूसरा, मेरी ऑफ रोडिंग भी कई बार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं इसलिए भी एक ये प्रीफर कर रहा था स्कॉर्पियो। और तीसरा मतलब ये है कि एक्सयूवी नो डाउट काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, लग्जरी फीलिंग आती है, प्रॉपर कार डिज़ाइन है, लेकिन पर्सनली मतलब मुझे ये चाहिए था कि थोड़ी सी कार थोड़ी सी मस्कुलर और वैसी दिखे बाहर से। रोड प्रेजेंस तो रोड ज़्यादा इस प्रेजेंस गाड़ी थोड़ी की ज़्यादा दिखे। है। थोड़ा सा इस एक्सयूवी का उतना रोड प्रेजेंस उतना नहीं है जितना स्कॉर्पियो का है, इन दोनों में अगर कंपेयर करें। ये मेरा मतलब पर्सनल चॉइस था। अदरवाइज एक्सयूवी इज वेरी गुड कार बाय इंटीरियर। पे देख सकते हैं कि पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट से जो विजिबिलिटी है ना बोनेट की, एकदम पूरा कॉर्नर पूरा दिखती है दोनों। तो नया ड्राइवर्स के लिए भी ये गाड़ी चलाना बहुत आसान होगा, इतना टफ नहीं होगा कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी है। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि एनवीएच बहुत ही अच्छी है, ना इंजन की कोई आवाज़ आती है, ना बाहर में जो इतने गाड़ी वगैरह चल रही है कोई आवाज़ नहीं है, तो केबिन एकदम साइलेंट है। जो राइड कंफर्ट है डेफिनेटली अच्छी है। ऑफ कोर्स आप जो सेगमेंट में गाड़ी लेते हैं उस सेगमेंट के दूसरे गाड़ी के साथ आप कंपेयर करेंगे, यू कैन नॉट कंपेयर दिस कार विद द सेगमेंट अबव और विद द वन सेगमेंट लोअर। ठीक है, तो आपको उस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली राइडिंग कंफर्ट अच्छी है। और ड्राइविंग तो कि जैसे विनीत ने बताया कि एक पावरफुल गाड़ी है, ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है, और ऑफ रोडिंग भी विनीत भाई करते हैं। तो ओवरऑल जो उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस है हमने यही समझा कि अच्छा है। तो अभी हम लोग गाड़ी का एक बार इंटीरियर देख लेते हैं अच्छे से। आप अगर देखेंगे ये जो अपना रियर सीट दिख रहा है कितना स्पेशियस दिख रहा है। ओवरऑल हम अगर इंटीरियर का बात करते हैं तो इंटीरियर बहुत अच्छा है। ये टॉप मॉडल है तो आपको हर जगह में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग गियर बॉक्स का बात करेंगे तो इट कम्स विद ए वेरी गुड डिजाइन। सो ये आपका 80 है ना, 80 है। और जो डैशबोर्ड है इट्स नीट एंड क्लीन। मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि महिंद्रा काफ़ी सारे बटन्स देता है उनका जो कार के जो कंट्रोल्स है, एंड आई थिंक दे हैव वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द टच
एंड द बटन्स, है ना, एनालॉग और डिजिटल का। और अगर आप देखेंगे ये जो MID है, दिस ऑल्सो वेरी गुड, मतलब मुझे नीट एंड क्लीन लगती है डिज़ाइन। आजकल बहुत सारे जो कार्स है स्पेशली इस सेगमेंट के 20 लाख के ऊपर आप जाते हैं या तो 15-16 लाख के ऊपर जाते हैं, सारी चीज़ ना टाच डाल देते हैं। मुझे लगता है कि वो सेफ्टी के पर्पस के लिए सही नहीं होता है। आप कार ड्राइव करते हुए अगर एसी का टेम्परेचर अप डाउन करना है, वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, कम करना है, अगर सब कुछ आपको टच से करना है तो आपका ध्यान थोड़ा भटक जाता है। तो इस केस में ये जो है बटन्स की कोई कमी नहीं है, तो बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड। बहुत लोग थोड़ा और नीट एंड क्लीन चाहते हैं इसलिए बटन्स नहीं चाहते, बट आई थिंक सेफ्टी के लिए ये बहुत सही है। एंड इस चीज़ के लिए तो मैं महिंद्रा को मैं तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा बैलेंस रखा उन्होंने एनालॉग और डिजिटल में। अगर आप उनका ओवरऑल डैशबोर्ड डिज़ाइन देखेंगे, स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स वगैरह अवेलेबल है। तो जो लोग टेक से भी है, मेरे हिसाब से इस गाड़ी में एनफ टेक है। ऑफ कोर्स यू कैनॉट कंपेयर दिस कार विद XUV 700, वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह आता है, एडास वगैरह आ जाता है, इस कार में नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन में भी एक दिन एडास आ ही जाएगा। आजकल ये ट्रेंड बनने चल रहा है और सारे गाड़ी एडास के साथ आ रही है, मतलब होंडा एमएज में भी एडास आ रहा है आजकल, XUV 300 में एडास है, तो लोअर सेगमेंट के कार्स में भी एडास आ रहे हैं। और सेफ्टी का जैसे बात चल रही है आजकल इंडिया में, आजकल के जो कंज्यूमर्स है वो लोग सेफ्टी को लिए बहुत कंसर्न है, तो इसलिए जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और एडास का टेक्नोलॉजी ऑलरेडी महिंद्रा के पास है, तो आई थिंक उनके लिए कोई रीजन नहीं है कि ना देने के लिए। हाँ, लोग ये कहेंगे तब डिफरेंस क्या रहेगा XUV 700 और स्कॉर्पियो एन में, अगर सारे फीचर्स आ ही जाएगा, बट स्टिल दोनों कार की डिजाइन अलग है, दोनों कार के जो कस्टमर बेस है वो ऑफकोर्स अलग अलग रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप गाड़ी के हाइट देखो, ग्राउंड क्लियरेंस देखो, और इनग्रेस इग्रेस जो है ना, गाड़ी में चढ़ना और गाड़ी से दोबारा बाहर निकलना इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। जो एजेड लोग हैं उनको भी कोई इशू नहीं होगा, आराम से जाके बैठ जाएंगे, ऐसे वॉक करके जाके आप गाड़ी में जाके बैठ जाओ। और डोर भी अगर देखोगे ना एंगल, अगर आप फ्रंट डोर देखोगे, रियर डोर देखोगे, तो एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको कार के अंदर जाने में, कार से बाहर आने में कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे एनफ लेग स्पेस, आप देखो लेग स्पेस एकदम बहुत ही आराम से बैठ सकते हो। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स वगैरह है, एसी का कंट्रोल्स भी दिया हुआ है व्हिच इज वेरी गुड। और यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। गाड़ी में अगर आप स्टोरेज की बात करेंगे तो हर एक डोर में एनफ स्टोरेज दिया हुआ है। बोथ फ्रंट सीट्स एंड रियर सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, उसमें कोई इशू है नहीं। तो जैसे विनीत भाई बता रहे थे कि बूट देखो, ये जो है ना यहीं पे एक प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम तो नहीं, एक्चुअली सारे गाड़ी में थोड़ा बहुत इशू रहता ही है थर्ड रो के साथ। हाँ हाँ, बहुत बहुत इजीली आप वो कर सकते हो इसको। ये है ना, अगर आप इसको ऐसे पुल करोगे तो ये ऐसे हो जाता है, तो कोई भी मतलब कर सकता है। मतलब आपको एफर्ट तो नहीं लगता है वैसे, नहीं लगता है, बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़े मतलब ये हम लोग कह सकते हैं यंग कि बच्चे। हाँ, अगर आप सीट को फोल्ड कर देंगे, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा है। बट डिस्कस हम लोग यही कर रहे थे कि जिसको नहीं चाहिए ही कर नहीं, सकते, बिल्कुल हाँ। अगर नहीं चाहिए उसके लिए कोई काम की नहीं रहता है। 5 सीटर एक ऑप्शन। बट अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा बूट स्पेस। गाड़ी का टायर प्रोफाइल का अगर हम लोग बात करते हैं, आप देखिए 255/60 R18 है। ये सिर्फ टॉप मॉडल में, लेकिन अच्छा, R18 बस टॉप मॉडल में आती है, उसके नीचे R17 आती है। इसका स्टेपनी है, दैट इज हाँ। R7। ओके, स्टेफनी R17 है। हाँ। तो इसमें जैसे मिडिल सीट है, अगर आपको पीछे जाना है तो आपको मिडिल सीट को ही आगे करना पड़ता है। तो कई सारी कार्स में आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, ऐसा है। तो इसमें एक इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, जनरली वो 1 टच डाउन है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये 1 टच में ही हो जाता है। वाह। तो इवन है, अगर बच्चों को भी पीछे जाना है बेसिकली, तो सिर्फ 1 टच में करना है और पीछे चली जाती है। नॉर्मली आप जो वाटिका वगैरह लेते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ड्राइवर को नीचे आना पड़ता है। नीचे आना पड़ता है। तो इसमें एक वो एडवांटेज मिल जाता है। बाकी शायद कार्स में ये नहीं दिया है अभी इस सेगमेंट में, तो ये अच्छा ऑप्शन है। 700 में तो होगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगा महिंद्रा में, लेकिन ये काफी अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है। हम्म। और कुछ आप बताना चाहोगे आपके गाड़ी को, जो आपने ये फीचर आपको बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी का? मतलब मुझे तो रोड प्रेजेंस ही सबसे अच्छा लगता है, और काफी अच्छी हाइट मिलती है चलाने में, वो बाकी कार्स में नहीं मिलती है। इस गाड़ी का लुक देखो, लुक काफी मस्कुलर है और काफी बाकी तरह से गाड़ी रखी हुई है, ऑलमोस्ट तो दिस इज कॉल्ड रोड प्रेजेंस। आपको 27 लाख में फॉर्च्यूनर की फील आ रही है। डेफिनेटली अगर ये गाड़ी इंडिया में नहीं बनती, अगर बाहर की कोई कंपनी ये गाड़ी बनाती, इंडिया में फुल प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस गाड़ी का प्राइस मोर देन 40 लाख होती। एग्जैक्टली। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप स्कॉर्पियो एन लेने के लिए सोच रहे हैं
और स्कॉर्पियो एन के ओनरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। कोई भी अगर स्पेसिफिक कार के आप ओनरशिप रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप भी अगर आपका ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग को ईमेल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर स्कॉर्पियो एन के ऊपर आपके कोई कमेंट है, रिव्यूज़ है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।